इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के तीन ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं या तीन इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं या तीन इंपॉर्टेंट ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस रख सकते हैं। एक अमेरिका है, एक चाइना है और एक अक़वाम मुत्तहिदा है। और तीनों जगह ही जिस शख्सियत ने नुमाइंदगी की आज वो हमारे प्रोग्राम में मदऊ हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं। सरदार मसूद खान साहब पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हैं अमेरिका के लिए, चाइना के लिए और अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी का फरीज़ा अंजाम दे चुके हैं। सरदार साहब सर बहुत शुक्रिया। सर एक बड़ा अहम जो है वो इस वक्त मार्का है, मामला है कि जिसके अंदर दुनिया ही पूरी इफ़ेक्ट हो रही है, इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है और आपने टाइम दिया, आपका सर एक मरतबा फिर शुक्रिया। सर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा एक ऐसे मौके पे हुआ कि जब ईरान में एक कॉन्फ्लिक्ट था, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट से निकल चुका था और डोनाल्ड ट्रंप साहब का माजी ये रहा है कि अगर उन्होंने कोई बात कहनी हो तो वो शर्माते नहीं हैं, वो कोई लिहाज नहीं करते, वो किसी सफारती अदब का ब्रैकेट नहीं लेते, लबादा नहीं ओढ़ते। उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करनी थी, उन्होंने खुल के बातचीत की। उन्होंने साउथ अफ्रीका के सरबराह को जो है वो गलत वीडियो दिखा के जो है वो शर्मिंदा करना था, उन्होंने किया, उसके ऊपर वजाहत करते रहे। तो सर डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत के साथ फील्ड मार्शल की मुलाकात और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा मुनासिब सा एक रद्द अमल के जी मैं आई एम फीलिंग ऑनर्ड और ये वो सारा कुछ, तो इस सारे मामले को सर कैसे आप जो है वो समर अप करेंगे, समराइज़ करेंगे सर? तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का और आपने बहुत अच्छा तजिया किया, बहुत अच्छे सवालात उठाए। तो मैं उसका ऐसे जवाब दूंगा कि जो ये मुलाकात हुई है वाइट हाउस में, एक तो ये बेमिसाल है, गैर मामूली अहमियत की हामिल है, क्योंकि सदर ट्रंप या कोई भी अमरीकी सदर बाहर के फौजी सरबराह, किसी और मुल्क के फौजी सरबराह को वाइट हाउस में नहीं बुलाते, और अगर बुलाएं भी एक आध मरतबा ऐसे हुआ है, लेकिन यह है कि उनके एजाज़ में ज़ियाफ़त नहीं दी जाती है, ज़ोहराना नहीं दिया जाता। तो इस वजह से इसकी गैर मामूली अहमियत है। लेकिन इसके दो तनाज़र हैं, एक जो है जनूबी एशिया का, जिसमें सदर ट्रंप ने कलीदी किरदार अदा किया था और उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई थी। अगरचे हिंदुस्तान इसका इकरार नहीं करता, लेकिन सारी दुनिया को मालूम है कि उन्होंने इसमें कलीदी किरदार अदा किया था, ख़ास तौर से उनके जो नायब सदर हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने। तो उन्हीं की कोशिशों की वजह से जंगबंदी हो सकी थी, वरना जंग ने फैल जाना था और वसीतर हो जाना था। दूसरा जो जब वो वहाँ मुलाकात हो रही थी तो दूसरा तनाजुर जो था इसराइल ईरान जंग का था, जिसके शोले भड़क रहे हैं अभी भी और जिससे पूरे का पूरा इलाका लपेट में आया हुआ है और पूरे के पूरे इलाके का मुस्तकबिल मखदूश हो गया है। तो इस वजह से ये मुलाकात और भी अहमियत इख्तियार कर गई। जहाँ तक जनूबी एशिया का ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, तो हमारी प्ली वहाँ ये थी कि सदर ट्रंप ने जो वादे किए हैं कि कश्मीर के हवाले से, और ये है कि एक किस्म की एतमाद साजी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ताकि हम मुज़ाकरात का आगाज़ कर सकें और तस्फिया तलब अमूर के ऊपर कोई नतीजा हासिल कर सके। तो ये एक बातचीत हुई जो एक मतलब हमारी सिफारती जिम्मेदारी थी, हमने निभाई। दूसरी जो है उसके साथ ही अहम तरीन ये थी कि हमने ये भी पैगाम दिया कि जो इस वक्त इसराइल ईरान के दरमियान जंग बढ़ रही है, जो इसराइल ने हमला किया है, उससे अमेरिका को भी नुकसान होगा, मशरिक़ वस्ता को भी नुकसान होगा और आलम इस्लाम में ख़ास किस्म का रद्द अमल सामने आ रहा है। तो इसलिए इस वक्त सफारतकारी की बेहद ज़रूरत है। और फिर जो इसमें दो और नुकात थे वो बहुत अहम थे। एक ये कि दहशतगर्दी का कैसे ख़ात्मा किया जाए, और दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना इसलिए ज़रूरी है कि जो हिंदुस्तान की कहानी या उसका नैरेटिव वो तो बेबुनियाद है कि पाकिस्तान वहाँ दहशतगर्दी कर रहा है और उसे कभी भी वो साबित नहीं कर सका, वो सिर्फ उसे वेपनाइज करता है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और प्रॉक्सीज के ज़रिए और उसके बाद नेटवर्क्स के ज़रिए और अपने हाजिर सर्विस फौजियों के ज़रिए जो वो करवाता है या इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के ज़रिए करवाता है, उसके बेतहाशा सबूत मौजूद हैं, दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, जो हमने अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले किए हैं, जो हमने दुनिया के इन्फ्लुएंशियल कैपिटल्स के हवाले किए हैं। तो इसलिए हमारा ये मुकालमा उनसे बेहद ज़रूरी था कि किस तरीके से हिंदुस्तान को पीछे हटाया जाए। जो अफ़गानिस्तान में उनके अड्डे हैं दहशतगर्दी के, या उस ईरान में थे, ईरान में उनके जासूसी के बहुत बड़े अड्डे थे, या खलीजी रियासतों में उन्होंने जो है
अपना एक फुटप्रिंट वहाँ कायम किया हुआ है इंटेलिजेंस का और एस्पियोनाज का पाकिस्तान के खिलाफ। और दूसरा जो पहलू मैं उजागर करना चाहता था वो है हमारे दो तरफा ताल्लुकात। मैं चूंकि गुज़श्ता बरस तक वहाँ सफ़ीर था, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हम लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हम अपने ताल्लुकात को रिकैलिब्रेट कर दें। कैसे भला कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमने पार्टनर्स के तौर पर जंग लड़ी, उसमें कुछ गलत फहमियाँ भी पैदा हुई, कुछ हमारी तरफ से कुछ उनकी तरफ से। तो अब ये था कि दोबारा ताल्लुकात को संवारने का मौका था, और उसके जो अज़ाए तरकीबी हैं वो सामने हैं। उसमें एक ये है कि फौजी सतह पे हमारे मुज़ाकरात आला तर सतह पे हूँ, कि पहले जो मिड लेवल डायलॉग होता था, तो अब आला फौजी कमांड की सतह पे जो है ये मुज़ाकरात हूँ। दूसरा ये है कि जो रुके हुए वेपन सिस्टम्स हैं या जो हमारे फाजिल पुर्जे हैं उनकी तरसील का आगाज हो। और दूसरा ये था, और इस मरतबा कामयाबी हुई, क्योंकि न सिर्फ वो वहाँ बाकी लोगों से मिले जाके जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बल्कि कमांडर इन चीफ से मिले। जी सर। और उसमें जो हमारा दो तरफा एजेंडा है उसमें और चीज़ें भी बहुत अहम थी कि मसलन हम तजारती और माशी ताल्लुकात को मजबूत करें, क्रिप्टो करेंसी में जो भी हम एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं उसको देखें, उसका फ्रेमवर्क क्या बनता है। उसके बाद मादनियात में, क्रिटिकल मिनरल्स में अमेरिका सरमायाकारी करे, और फिर जो है उसके अलावा मजमूई तौर पर हमारे जो माशी ताल्लुकात बेहतर हों हमारे। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि शायद इस मुलाकात के बाद ये मुमकिन हो कि हमारे ज़्यादा तलबा अमेरिका में जाके तमाम किस्म की साइंसेस में तालीम हासिल करें, जिसमें सोशल साइंसेस भी और नेचुरल साइंसेस भी शामिल हों, जिसमें उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ में बिलखसूस पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं। और अमेरिका जो पिछली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी और अभी जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी उनकी दिलचस्पी है कि किसी तरीके पाकिस्तान में जो मुतबादल तवानाई है, ऑल्टरनेट्स जो हैं, जो हाइड्रो पावर है या उसके अलावा ये रिन्यूएबल्स जो है या उसमें सोलर है या विंड है, उसमें कैसे हमारे दो मुल्कों के दरमियान तामुन हो। मैं सर एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपसे ईरान के मामले के ऊपर भी बड़ी तफसीली बातचीत की जाए। ज़ाहिर है कि फील्ड मार्शल के दौरे के हवाले से तो हमने जो वो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जब आप गुफ्तगू करेंगे तो किसी आम सियासतदान या तज़कियाकार के मुकाबले में मुख्तलिफ इसलिए होगी कि आप इन तमाम मामलात को बहुत करीब से जानते हैं, और शायद उसमें जिस तरह के इमोशंस बाकी लोगों की गुफ्तगू में आ जाते हैं वो किसी सफ़ीर के लहजे में ना आए, क्योंकि उसने तो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करना होता है, चाहे जंग हो या अमन हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अक़वाम मुत्तहिदा क्या किरदार अदा कर सकता है ईरान और इसराइल की जंग में, या कौन बीच में आएगा कि जो इस जंग को रोकने का सबब बनेगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। सरदार साहब, सर बड़ा अहम मामला है, इसराइल और ईरान की जंग है, पाकिस्तान बिल्कुल नेबर है, सूरत हाल आपके सामने ही है, 2000 किलोमीटर का तकरीबन फासला है, दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, बमबारी से ज़्यादा मिसाइल बरसा रहे हैं। इसराइल के पीछे जो है वो बरतानिया भी है, इसराइल के पीछे अमेरिका भी है। ये सारी सूरत हाल सब चीज़ों की वजह से लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन सर अक़वाम मुत्तहिदा क्या किरदार अदा कर सकता है? और अगर अक़वाम मुत्तहिदा जिस तरीके से इराक की मरतबा जो है वो किरदार अदा नहीं कर सका था, तो अब क्या किरदार अदा कर लेगा? ये जंग रुकवाएगा कौन बीच में मेडिएशन बीच में करेगा बैठ के, कौन बिठाएगा, या इसी तरीके से कई महीनों तक ये मामला चलता रहेगा कि एक दूसरे के ऊपर मिसाइल होते रहेंगे? जब हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं तो उसमें एक तो सेक्रेटरी जनरल है अंतोनियो गुतेरेस, उन्होंने बयानात दिए हैं, उन्होंने इसराइल के हमले की मसम्मत की है और उन्होंने सफारतकारी की सलाह दी है, और सियासी हल की तरफ उन्होंने कहा है कि तमाम हालात का रुख मोड़ना चाहिए। दूसरा है सलामती काउंसिल, जहाँ से फैसला आ सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहैसियत मजमूई जो सलामती काउंसिल है वो एक उज़्व मुअत्तल है इस वक्त अमन और सलामती के हवाले से। उसकी वजह यह है कि सलामती काउंसिल में जो 5 अरकान हैं वीटो बिल्डिंग, जिनके पास वीटो की ताकत है, उनमें इत्तफाक राय नहीं है। उसमें 2 धड़े बन जाते हैं एकदम। एक तो अमेरिका है, फ्रांस है और यूनाइटेड किंगडम है, ये एक सफ में खड़े हैं, और चीन और रूस दूसरी सफ में खड़े हैं। चीन और रूस जो है उनके जो बयानात थे सलामती काउंसिल के आखिरी इजलास में, जो पहला इजलास हुआ था इसराइल के हमले के बाद,
उनके उन्होंने न सिर्फ ईरान की हिमायत की, हमलों की मजम्मत की, इसराइल के हमलों की मजम्मत की, बल्कि ये भी कुछ नुकात वाज़े किए कि ये हमले जो अमेरिका की मुशावरत से हुए थे, ये भी इशारे मिले कि जो अमेरिका जिस किस्म का मुआहिदा चाह रहा है वो नामुमकिन है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान जो है उसे जोहरी तवानाई के लिए बाहर सूरत ये इजाज़त देनी चाहिए कि वो यूरेनियम की अफसुदगी के किसी एक परसेंटेज को बरकरार रखे, मिसाल के तौर 4 से 20% के दरमियान। तो इसलिए जो है जो भी फैसला होना है वो अमेरिका ने करना है। अगर अमेरिका जो है उसमें, और फिर उसके सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सदर ट्रंप के कांधों पे है। लेकिन एक नया रास्ता निकालने की कोशिश की गई है जिसे ऑफ रैम्प कहते हैं। तो वो है वो जिनीवा का रास्ता, जिसकी वजह से ये खास किस्म का वक्फा मुतारिफ करवाया गया है कि 2 हफ्ते के लिए सदर ट्रंप ने कहा है कि वो इंतजार करेंगे। तो इस वक्त जो आप और मैं बात कर रहे हैं तो जिनीवा में मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। जर्मन सफारत खाने में इस वक्त जो है जर्मनी और फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम के वज़राए ख़ारजा मौजूद हैं, और दूसरे ये है कि उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन की जो हाई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये एक फार्मूला पेश करेंगे बहस व तमहीज के बाद। तकरीबन ये फार्मूला मेरे एतबार से जो 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था उसके खदोखाल के इर्द गिर्द होगा, जिसमें ईरान भी मुतमईन हो सके और अमेरिका को भी किसी तरीके से वो कायल कर सके। तो ये एक रास्ता है। और दूसरी जो एक चीज़ मैं बताऊं कि जो आपको वक्फा मिला है ये 2 हफ्ते का, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि सदर ट्रंप की जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी है उसमें बगावत हुई है, और वहाँ कुछ लोगों ने कहा है कि अमेरिका को इस तरीके से जंग में नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से इसराइल की सलाह पे जो इराक के ऊपर 2003 में अमेरिका ने हमला किया था, और वो जंग लंबी हो गई और उसमें अमेरिका का सरमाया भी ज़ाया हुआ और उसमें अमेरिकी जानें भी ज़ाया हुई, और फिर जो है पूरा खित्ता जो था वो इंतशार का शिकार हो गया। तो ये कुछ अवामिल हैं जिसकी वजह से वक्फा आया है। लेकिन अभी जो है इसराइल के और ईरान के हमले जारी हैं और वह तबाहकुन है। एक और जो इस पूरे जो मंजरनामे में एक नया पहलू आया है कि सारी दुनिया ये मानती थी और इसराइल ने बावर करवाया हुआ था कि उसके उसके ताकतवर मुल्क उसके दोस्त हैं, और उसके बाद जो उसके जी, और नाकाबिल तस्खीर है उसके डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो उसके अंदर किसी किस्म की पेनिट्रेशन नहीं हो सकती। तो इस जो इमेजरी आई है वहां से, तमाम पाबंदियों के बावजूद, और उनका जो एक किस्म का आहनी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है उसमें जो दरारें पड़ी हैं, तो उसकी वजह से जो जंग के बारे में परसेप्शन तब्दील हुई है। लेकिन इसमें मैं आपको एक ख़तरे की बात भी ये बताता हूँ कि इसराइल जो है उनको वो जो तबाही हुई है उसको पूरे तरीके से नहीं दिखा रहा, लेकिन अस्पताल को दिखाएगा या कोई दूसरे और जहाँ सिविलियंस मारे गए, उससे अमेरिका को एक गैर महसूस खुफिया पैगाम रसानी हो रही है कि आप हमें इजाज़त दें ताकि हम इसराइल नहीं, ईरान के जो फौजी तनसीबात के साथ साथ जो न्यूक्लियर तनसीबात हैं, ख़ास तौर से नतन्स में, इस्फहान में, फर्दो में, इनको निशाना बनाएं। और एक तो ये वो पैगाम हो रहा है कि खुफिया पैगाम रसानी हो रही है कि हमें मौका दिया जाए कि इसराइल को बचाने के लिए उनको निशाना बनाया जाए, इनकी जौहरी तनसीबात को। दूसरा जो पैगाम दिया जा रहा है वो ये कि अमेरिका खुद इस जंग में दाखिल हो इसराइल को बचाने के लिए, क्योंकि उनका वो करीब तरीन हलीफ है, दिफाई पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप हमला करें और साथ जो है अपने जो बम्बार तैयारे हैं जिसमें ख़ास तौर से जो बंकर बस्टर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि ईरान की जौहरी तनसीबात को निस्त नाबूद किया जा सके। तो ये पूरा सीनरी सामने है। सफारतकारी मुतहर्रिक है इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं। तो लेकिन ये क्या वो नतीजा खेज साबित होगी या अमेरिका जो है वो एक तवील जंग में दोबारा दाखिल होगा, या ये भी हो सकता है कि इस मरतबा चूँकि ये दो जौहरी क़ुव्वतों के दरमियान, एक मुसल्लमा यानी इसराइल और दूसरी जो है अगरचे मुसल्लमा एंड अनडिक्लेयर्ड, और दूसरी जो ईरान जो उसकी दहलीज पे खड़ा है, इनके दरमियान एक जंग हो रही है। तो हम किसी भी सरप्राइज के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि ईरान शुमाली कोरिया का रास्ता इख्तियार कर ले।
और क्योंकि अगर उसे किसी किस्म की कोई रियायत ना दी गई, या तो ये हो सकता है कि इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को तबाह करते हैं, और अगर उसके पास वो वसाइल बच जाते हैं और वो अपनी क़ुव्वत मुश्तबे कर लेता है, तो ये हो सकता है कि वो शुमाली कोरिया का रास्ता इख्तियार। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है कि खित्ते के अंदर सर दो बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई हैं एक डेढ़ दो महीने के अंदर अंदर ही। एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक दूसरे के हवाले से जो है वो आप समझें कि एक जो कवर था कि हम एक दूसरे के ऊपर हमला 1971 के बाद हुआ नहीं। कारगिल का वाक़या भी जो है वो कश्मीर के ऐसे इलाके के अंदर हुआ कि जो एक तनाज़े का सबब है। तो सर एक पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान भी एक जो पर्दा था वो पर्दा हट गया। अब जो है वो ईरान और इसराइल का बहुत तवील अरसे से, हम तो अपने बचपन से और यकीनन आप अपनी जवानी से, बल्कि शायद उससे पहले भी सुनते हो कि बयानबाजी तक ही मामला महदूद था, वो भी अब आप समझे कि पर्दा हट गया है, खुल गया है, दोनों एक दूसरे के सामने आश्कार हो चुके हैं। सर अब ये नया जो सिनेरियो बनता है जंग बंदी के बाद, जब भी होगी कभी तो होगी ना, ज़ाहिर है कि इतने तवील अरसे इतना लंबी जंग चल नहीं सकती इतने दूर दूर होने वाले मुल्कों में, ज़ाहिर है कोई आर्टिलरी तो आएगी नहीं कब्जा करने के लिए। तो सर इस सारी सूरत हाल का आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? खित्ता अब कितने ज़्यादा जंग के दहाने के ऊपर होगा कि जब आपके पर्दे हाइल जो थे वो भी हट जाए? जो हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया था वो उसकी कारस्तानी थी, मुहिम जोई थी, और उसे मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि न सिर्फ मैदान जंग में उसे शिकस्त हुई बल्कि दुनिया में भी उसकी जग हसाई हुई। क्योंकि आपने देखा होगा कि उन्होंने जिस तरीके से मीडिया और नैरेटिव को हैंडल किया वो शर्मनाक था, और जो पर्दा था हिंदुस्तान के बारे में उसकी के बारे में वो चाक हो गया। दूसरी तरफ जो ये जंग है, आपने दुरुस्त कहा आपने अपने तज़िये में कि अहम तरीन नुक्ते की तरफ इशारा किया कि जो पर्दा था महीन सा बारीक सा वो अब हट गया है। और तो अब ये देखना है कि इसराइल अपनी इस मुहिम जोई में कामयाब होता है या नहीं कामयाब होता है, क्योंकि वो आग से खेल रहा है। आग से मेरी मुराद है जौहरी असला से या मिसाइल्स के ठिकानों के ऊपर हमला करके सिविलियंस के। अभी मैं थोड़ी देर देख रहा था कि आदाद व शुमार जो कम से कम इंटरनेशनल मीडिया ने जारी किए हैं, एपी ने, एसोसिएटेड प्रेस ने जारी किए हैं, तो कोई तकरीबन 645 के करीब ईरानी मारे गए हैं, और उनके हर शहर को बर्बाद कर दिया गया है। उसमें से बेशतर निशाने जो है सिविलियन टारगेट्स के खिलाफ। तो इसलिए ये है कि अब देखते हैं कि इसराइल इसमें कामयाब होता है या नहीं। उसकी कामयाबी मशरूत है अमेरिका के रवैये से। उसने तबाही का तो आगाज कर दिया है, लेकिन क्या ये तबाही दोबारा जो है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुक गई, वो जौहरी सतह पर नहीं पहुंची। उसका इम्कान था, उसका खतरा था, खदशा था, और वो कामयाब सफारतकारी की वजह से और पाकिस्तान के सब्र तहम्मुल की वजह से वो जौहरी डायमेंशन की तरफ नहीं गई। लेकिन इधर अमेरिका अगर एक फैसला कुन मुदाखलत नहीं करेगा तो फिर जो है ये जंग कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। और लोग ये कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग हो सकती है, दुरुस्त है, लेकिन ऐसी जंग जो किसी ने पहले नहीं देखी होगी। तो इसलिए यह है कि मेरा ख्याल है बैनुल अक़वामी बरादरी के ऊपर, और जो ये सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान हैं, उन्हें मशावरत के ज़रिए इस जंग को रोकना चाहिए। जंग अभी रुकी नहीं, लेकिन जंग को वसी होने से इसके जो जाहिरियत है इसको रोकने के लिए अमली इक़दाम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब सर आपके वक्त का। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साजिद तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और साजिद तारड़ साहब आज के दिन तो कम से कम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इस वक्त इनसे कुछ फासले पर मौजूद वाइट हाउस में गुज़िश्ता रोज़ एक रोज़ पहले जो है वो मुलाकात कर चुके हैं, कि जिसकी बड़ी चर्चा है। और चर्चा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये चर्चा हिंदुस्तान के अंदर भी है, और वहाँ से धुआं उठते हमें दिखाई दे रहा है। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपका शेड्यूल बड़ा मसरूफ़ होगा अमेरिका में इस वक्त, बिल्कुल अला सुबह हमने आपको सहमत दी है कि आप गुफ्तगू करें, लेकिन मौजू ऐसा है, मामला ऐसा है, आपके पड़ोस में एक जो है वो हैपनिंग हुई है, आपके महबूब ट्रंप के साथ हैपनिंग हुई है, जिसकी आप उस वक्त भी तारीफ़ करते रहे कि जब सब तनकीद करते थे ट्रंप के हवाले से। आप उस वक्त भी बोलते रहे कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त आप पर भी तनकीद करते रहे और ट्रंप से बड़ी उम्मीदें लगा के रखे रहे। और मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 2024 की, कि जब मैं इलेक्शन कवरेज के लिए आया, आपने होस्ट भी किया, आपके साथ भी मौजूद था। तो सारी चीज़ें सर फ्लैशबैक होती हैं। फिर वो भी फ्लैशबैक होता है कि जब आपने अभी इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में ख़िताब किया था,
जहाँ फील्ड मार्शल भी मौजूद थे जो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के नाम से जाने जाते थे, और फिर कैसे हालात बदले कि वो जनरल से फील्ड मार्शल अब हो चुके हैं। हिंदुस्तान के साथ मार्का भी हुआ। तो सर ये सारा तमीद का मकसद यही है कि फिर मैं गुफ्तगू के लिए माइक आपको दूंगा, और मैं बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आप करते हैं तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। तो सर उसमें आपने एक बात की थी रिकैलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड की, कि दुनिया जो है वो रिकैलिब्रेट हो रही है, और मैंने उस वक्त आपको फ़ोन करके आपसे तफसील भी समझने की कोशिश की थी, फिर बाद में प्रोग्राम में भी उस पर गुफ्तगू हुई थी कि तारड़ साहब आप ये कैसे कह रहे हैं कि रिकैलिब्रेशन हो रही है। तो वो जो रिकैलिब्रेशन थी उसमें आपने कहा कि पाकिस्तान को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, पाकिस्तान को अपना हिस्सा लेना चाहिए, पाकिस्तान को उस पूरी कैलिब्रेशन जो हो रही है उसके अंदर जो है वो अपने आप को शामिल करवाना चाहिए। तो जो आपने कहा था तारड़ साहब, आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ कदम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। फील्ड मार्शल को आपने होस्ट किया, आप मेज़बान थे, को होस्ट थे, मौजूद थे। मैंने तो देखा कि जिस वक्त फील्ड मार्शल साहब तशरीफ़ लाए तो आप खिताब कर रहे थे, बल्कि मुझे काजी यासिर साहब ने कंफर्म किया कि ऐसे ही था कि आप गुफ्तगू कर रहे थे। ओवर टू यू तारड़ साहब, क्या सूरत हाल थी? मैं कहता हूँ कि एक एक करके फील्ड मार्शल साहब के उस डिनर से लेके वो जो तकरीब थी वहाँ से वाइट हाउस आइएगा सर, वाइट हाउस से आके रिकैलिब्रेशन जो वर्ल्ड की हो रही है जिसमें फील्ड मार्शल की मुलाकात भी है, इसके ऊपर भी तबसरा किएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्या उनको कोई रोक सकता है कि अगर वो कोई पाकिस्तान के हवाले से बात करें और वो फिर पब्लिक में आके बयान ना करें कि जो ज़ेलेंस्की को खुलेआम ओवल ऑफिस के अंदर जो है वो लताड़ चुके हैं, तो ये कह देना कि जी ये मांगा वो मांगा पाकिस्तान से, तो ट्रंप को कोई रोक सकता है कि वो छुपा ले कोई बात? सर सारी गुफ्तगू मैं चाहूँगा कि 3-4 पार्ट्स में आप करें और मैं आपको सुनूँ। बहुत मेहरबानी। आपके साथ मेरा रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है, मैं समझता हूं कि बड़े काफ़ी लंबा है। अब मैं सम अप करूंगा जो आपने फरमाया है, उस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। सबसे पहले तो मैं पहलगाम के वाक़े के बाद आज जो क्लोजर हो रहा है, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो कर रहे हैं, एक नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं, एक नई पार्टनरशिप का आगाज़ कर रहे हैं अमेरिका के साथ। ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी ज़रा मैं उसमें अर्ज़ करना चाहूँगा। मैं बल्कि उस वाक़े का भी तफसील बताता हूँ। लेकिन भारत के वजीर आजम को कनाडा में ना मिलना, यूक्रेन के सदर यूनेस्की को ना मिलना, वापस आना व्हाइट हाउस में और वहां पे आके हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को रिसीव करना, 1 घंटे की मीटिंग तय थी लेकिन वो 2 घंटे से ज्यादा चली है। आज उसके समरात दुनिया के सामने आ चुके हैं। उस मीटिंग के समरात ये हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने फरमाया था कि ईरान को हमसे ज्यादा हमारे फील्ड मार्शल या पाकिस्तान ज्यादा समझता है। हालांकि ट्रंप साहब किसी के लिए कहते नहीं है सर, ये नहीं कहते, एब्सोल्युटली नॉट। उसका असर ये निकला है कि आज डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल ईरान पे अपना मौकफ चेंज कर चुके हैं। उन्होंने ईरान के खिलाफ ट्वीट करना बंद कर दिए हैं और मजीद उनको 2 हफ्ते का टाइम दे दिया है। ये इसका सेहरा जो है वो सारे का सारा हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है। उन्होंने कन्विंस किया, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की काउंसलिंग की, और आज मैं समझता हूं कि दुनिया, ये पहला उसका समर था हमारे फील्ड मार्शल का व्हाइट हाउस में एंटर होना। अब दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल नॉर्म के अगेंस्ट हुआ है। ये रिकैलिब्रेशन का हिस्सा है कि अमेरिकन सदर ने आज तक किसी आर्मी चीफ को, दुनिया के किसी भी फौज के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में इस तरीके से भरपूर तरीके से रिसीव नहीं किया। ये एक पहला हिस्ट्री। अब मैं तीन छक्कों की बात करूंगा जो आपकी फॉरेन पॉलिसी ने लगाए, और आखिरी सेंचुरी जो है वो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बनाई। मैं उस पर अर्ज करना चाहूंगा। पहला छक्का जब पहलगाम का हादसा हुआ था, पहला छक्का लगाया हमारे वजीर आजम ने। उन्होंने कहा कि हम किसी भी थर्ड पार्टी के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। भारत के पास उसका जवाब नहीं था। वो पहला छक्का था। दूसरा छक्का हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने लगाया। अमेरिका में आए और उनके इस दौरे का जो एक लुब्बे लबाब था कि हम दुनिया में पीस चाहते हैं और हम दुनिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत को टेबल पे लाया जाए पीस के लिए। उसका भी भारत के पास जवाब आज तक नहीं है। और तीसरी सेंचुरी हमारे सैयद आसिम मुनीर ने जो बनाई है, बिल्कुल यहाँ हमारे आसिम मुनीर साहब क्या थे, वो मीटिंग क्या थी? ये एक मीटिंग 2 नेशनलिस्ट लीडर्स के दरमियान थी।
डोनाल्ड ट्रंप है, प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकन नेशनलिस्ट है, हमारे सैयद आसिम मुनीर हमारे फील्ड मार्शल एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट है। दोनों सदूर ने बैठ के अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात की है, मिडिल ग्राउंड पे अपने आप को एडजस्ट किया है। ये दुनिया की रिकैलिब्रेशन है। बिल्कुल। अब मैं उस पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखें, इस वक्त नया पाकिस्तान है, नया अमेरिका है, नई दुनिया है। वो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पिछले 12 साल के अंदर जो कुछ होता रहा है, वीक फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, उसको ठीक किस तरह कर रहे हैं, योल्टा 2 किस तरह होने वाला है, मैं बताना चाहूंगा। उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ऐसे प्रेसिडेंट है, फोन उठाते हैं, डायरेक्ट प्रेसिडेंट पुतिन से बात करते हैं, फोन उठाते हैं, डायरेक्ट प्रेसिडेंट शी से बात करते हैं। इजराइल जिसके साथ एक अनकंडीशनल उनको सपोर्ट करने का जो एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, उसको नजरअंदाज करके हमास से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, फोन उठाते हैं, डायरेक्ट होतीज के साथ डील कर लेते हैं, इजराइल को नजरअंदाज करके। तो ये एक नया अमेरिका है। अब इसी तनाजर से डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या चाहते हैं, योल्टा 2 करेंगे। योल्टा 2 ये था कि ये प्रेसिडेंट पुतिन से भी डायरेक्ट मिलेंगे, प्रेसिडेंट शी को भी डायरेक्ट मिलेंगे। नई दुनिया इस तनाजर से है कि चाइना को एक स्पेस दी जाएगी, CPEC को एक्सेप्ट किया जाएगा, पाकिस्तान उस रीजन के अंदर एक नई पावर बन के उभरेगा जो अमेरिका और चाइना के दरमियान एक ब्रिज बनेगा। अफगानिस्तान भी उसका हिस्सा होगा CPEC का, पाकिस्तान भी होगा, मुआशरत ठीक होगी। और मेरा जाती एक्सपीरियंस, जहां मुआशरत ठीक होती है वहां से दहशतगर्दी भाग जाती है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर होता है। मेरे ख्याल में उनकी बुनियादें रखी जा चुकी हैं। 10 मई वाले दिन जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने एक नए पाकिस्तान की बुनियादें रखी हैं, आप देखेंगे हमारे अब मैं थोड़ा सा उसका आंखों देखा हाल बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन DC में क्या हुआ। जो एक मिथ टूटी, एक मजहबी / सियासी पार्टी जो एक फितना मुसलसल ये प्रोपेगेंडा करता था कि ओवरसीज पाकिस्तानी सारी उनके जेब में है, उस दिन वो मिथ टूट चुकी है। सैयद आसिम मुनीर साहब जब वॉशिंगटन DC में आए, 500 के करीब लगभग पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो पूरे अमेरिका से इकट्ठे थे, जिन्होंने जो ह्यूस्टन से कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा से लेकर टेक्सास तक सारे के सारे इकट्ठे थे। आप सोच नहीं सकते, 20 मिनट उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई और अपने फील्ड मार्शल जिन्होंने एक नया पाकिस्तान दिया है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, 10 मई को वो पाकिस्तान बरकरार रहा है। आपका पड़ोसी मुल्क 80 तैयारे लेकर 5 मिसाइल पर तैयारा, 400 मिसाइल का हदफ था। आपका पड़ोसी मुल्क समझता था कि आपको गाजा में तब्दील कर दिया जाएगा। और उस दिन जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने किस तरह इसको प्रोटेक्ट किया है। आप अगर किसी को भी डाउट हो कि व्हाट इज सैयद आसिम मुनीर, तो MI6 की रिपोर्ट पढ़ें, गार्डियन की रिपोर्ट पढ़ें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टें पढ़ें। और उसके बाद दुनिया ने वार्न किया आपके पड़ोसी मुल्कों में कि ये बंदा मर जाएगा, पाकिस्तान को टूटते हुए नहीं देखेगा। अच्छा, सो दैट इज आज दुनिया को पता है। तार साहब मैं बीच में लुकमा देने की जसारत करूंगा। 1980 से आप अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, यानी कि अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो ज़िया उल हक की जो मुलाकात हुई वाइट हाउस में, ज़ाहिर है वो सरबराह मुमलिकत थे, पाकिस्तान बराह रास्त अमेरिका का इत्तेहादी था, अफगानिस्तान में रशिया की इंटरफेरेंस को जो है वो रोकने की कोशिश थी। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी दौर आपने देखा, वो भी आपके पड़ोस में उनकी मुलाकात हुई। मैं इसलिए इन दोनों अदवार का तस्करा कर रहा हूँ कि ये बड़े स्पेसिफिक हैं करंट सिनेरियो के अंदर कि जब अमेरिका के वाइट हाउस तक किसी पाकिस्तान के सरबराह की या फ़ौजी सरबराह की रसाई जो है वो हुई। ज़ाहिर है कि इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है, फील्ड मार्शल हुकूमत नहीं कर रहे, हुकूमत शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब सदर हैं आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर। तो सर ये इसकी अहमियत आप पिछलों से कैसे मुख्तलिफ देखते हैं कि अब पाकिस्तान बराह रास्त अमेरिका के साथ किसी जंग के अंदर अलाए नहीं है, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से जो ईरान की हिमायत भी करता है, पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ भी पार्टनरशिप करता है और अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं इसका तनाजुर ये है, मैं बिल्कुल आपने सही फरमाया है।
मैंने ज़ियाउल हक साहब का दौर भी देखा, पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप उस वक्त भी देखे, फिर परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर फिर रिलेशनशिप देखे। आज सर्कमस्टांसेस कंप्लीटली डिफरेंट। आज अगर देखा जाए जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो ये है फवाद भाई, इसमें उस वक्त भारतीय लॉबी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उस वक्त अमेरिका के अंदर पाकिस्तान को, और दूसरा इससे माजी में भी जाया जाए तो सदर अयूब को भी आप शामिल कर सकते हैं उसमें, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ डिफेंस रिलेशनशिप जो है वो तो बहुत पुराने हैं, वो तो 1947 से शुरू हो चुके थे। लेकिन आज सूरत हाल कंप्लीटली डिफरेंट है। उसमें यह थी कि भारत पिछले 12 साल अमेरिका ने अपने तमाम एग्स जो थे वो भारत के बास्केट में डाल दिए थे कि वही हमारा इंटरेस्ट उस रीजन में प्रोटेक्ट कर सकता है। आज जो 10 मई वाले दिन और हमारे फील्ड मार्शल साहब ने एक तो उस मिथ को तोड़ा है, वो जो एक भ्रम था कि शायद उस रीजन में एक ही मिनी सुपर पावर है जो डिक्टेट करेगी उस रीजन को। 10 मई वाले दिन दुनिया का वो जो एक मिथ थी वो खत्म हो चुकी है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया है योल्टा 2 और प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल, मेरे जो रिलेशनशिप हैं सदूर, मेरे 3 रिलेशनशिप बड़े एंजॉय किए, जिसमें जॉर्ज बुश जूनियर थे, और उसके बाद मेरे बड़े अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। मैं उनकी फाइनेंस कमेटी में भी सर्व कर चुका हूं। मेरे बिल क्लिंटन साहब से भी रिलेशनशिप थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कि मैं हर बॉडी लैंग्वेज को समझता हूं। मैं 2015 से उनके साथ 3 कैंपेन्स में इन्वॉल्व हूं, और उनमें से 2 कैंपेन्स में, तो एक कैंपेन में मेरा इंट्रोडक्शन उनकी वेबसाइट पे था, और मैं काफी करीब रहा, उनके साथ सफर करता रहा हूं, उनके साथ मुलाकातें रही हैं, उनका माइंड सेट, और मैं खुद एक रिपब्लिकन हूं, हार्ड कोर रिपब्लिकन ट्रम्पस्टर हूं, तो मैं खुद समझता हूं कि वो किस तनाजर से दुनिया को चाहते हैं। दुनिया को देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक पीस लविंग प्रेसिडेंट है, उनकी लेगेसी, वो इंटरेस्टेड है कि दुनिया उनको इसी नजर से याद करे कि ही वाज द प्रेसिडेंट जिन्होंने दुनिया में तनाजात को खत्म करने की कोशिश की। बिजनेसमैन है, जंगों के अहदाफ जो है वो टैरिफ से, सैंक्शन से हासिल करना चाहते हैं, और बार बार इसी वजह से आपने देखा होगा कि 12-13 दफा ये जब से पहलगाम का वाकया, जब से भारत पाकिस्तान जो झड़प हुई है, जो जंग हुई है, उसमें उन्होंने बार बार ट्रेड का जिक्र किया है। वो पाकिस्तान, भारत और उस रीजन में ट्रेड में इंटरेस्टेड है। वो हमेशा ये कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर बम ना फेंको, ट्रेड करो। तो मेरे ख्याल में ये मैं उसको एक देख रहा हूं। और दूसरा, इस वक्त जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जनरल परवेज मुशर्रफ और ज़ियाउल हक के, हमारे इस वक्त जो फील्ड मार्शल साहब हैं क्लियर हेडेड हैं और नेशनलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट, और किसी भी चीज पे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कंप्रोमाइज करने में वो सोचा भी नहीं जा सकता। जो उनकी गुफ्तगू थी, उन्होंने अगले दिन वॉशिंगटन डीसी में जो ओवरसीज पाकिस्तानी को बताया कि उन्होंने सिग्नल दिया था, क्लियर सिग्नल। उन्होंने अपना ये बात कोट की, उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा पाकिस्तान के लिए, मेरा बच्चा मरेगा, मेरे बच्चे का बच्चा मरेगा, हम मरेंगे लेकिन किसी की सुप्रीमेसी, अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के टुकड़े, पाकिस्तान को झुकता नहीं दे सकते। और मेरे ख्याल में ये क्लियर वाज़े इशारा है और ऐलान है दुनिया के लिए कि इट्स अ न्यू पाकिस्तान। वो कहते हैं कि अब वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, जब आपके टैंकों को जंग लग चुका था, जब आपके पास जंग के लिए डीजल नहीं था। अब वो बातें नहीं है। आज वो सिपा सालार है जो ये बार बार ऐलान कर रहा है कि जंगे असलों से नहीं होती, जज्बों से होती है। आज पाकिस्तान का हर मुहिब्बे वतन शहरी उसी सिपा सलार, उसी फील्ड मार्शल के पीछे खड़ा है, और आप देखेंगे पाकिस्तान तरक्की की नई बुलंदियों को छुएगा। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने वाशिंगटन डीसी में बताया है कि पाकिस्तान के पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से रेयर अर्थ मिनरल हैं जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद थे। इससे पहले सरदार मसूद साहब ने गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान नई तरक्की, नए जज्बे के दौर के अंदर जो है वो दाखिल होगा। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।